जय श्री राम। मेरा पहला विवाह नहीं टिका, संबंध विच्छेद हो गए, डाइवोर्स हो गए। क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए? मेरे 2 विवाह हुए, दोनों ही नहीं फलीभूत हुए, सक्सेसफुल हुए। क्या मुझे तीसरे विवाह के लिए जाना चाहिए? ये प्रश्न सुनने में अटपटे लग सकते हैं समाज के कुछ वर्ग को, लेकिन आजकल ये प्रश्न बहुत कॉमन हो गए। क्योंकि भारतीय समाज में तलाक काफ़ी कॉमन हो गया है, तो इस वजह से ये पूछा जाता है हमसे कि क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए? क्या मेरी कुंडली में विवाह का सुख है? क्योंकि हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो ये मानता है कि अगर एक के साथ नहीं निभा पाए, तो दूसरे के साथ क्या निभा पाएँगे? क्या ये देखा जाता है? क्या ऐसा होता है? आज हम इसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे और ज्योतिषीय क्या कारण है, कैसे देखा जा सकता है कि किसका विवाह टिकेगा, किसका नहीं टिकेगा, हम उस पर भी आएँगे। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। इस विषय पर वीडियो बनाने की क्या आवश्यकता हुई? रिसेंटली कमेंट सेक्शन पर ये प्रश्न पूछा गया था, जिसे हम लाइव सेशन में नहीं ले पाए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी इस पर चर्चा की जा सकती है। तो हमने इसको अलग रखा और इस पर अलग वीडियो बनाने की सोची। तो थैंक्स टू द व्यूअर जिन्होंने ये प्रश्न भेजा। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई लोगों के दूसरे विवाह काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। पहला विवाह टूट गया, पर दूसरे पार्टनर के साथ वो अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, संतान हो गई और उन्हें तो याद भी नहीं रहता, या यूँ कहें कि याद दिलाया जाता है कि अरे आपका एक और विवाह हुआ था, तब बताते हैं कि हाँ, जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई थी, पर मैं अब अपने पार्टनर के साथ खुश हूँ। वहीं इसका उल्टा भी होता है। एक विवाह टूटने के बाद दूसरा किया, उसमें भी पार्टनर नहीं बचा या डाइवोर्स हो गया या फिर तीसरे के लिए गए, तो वहाँ क्लेश रहना और मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहना। तब व्यक्ति ये सोचता है काश मैंने दूसरा विवाह किया ही नहीं होता, वहीं पर फुल स्टॉप लगा लेता तो बेहतर रहता। अब इसको पत्रिका में कैसे देखते हैं? सबसे पहले सोचिए और देखिए कि आपका अपना स्वभाव क्या किसी के साथ जीवन आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है? मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि कुछ लोग होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें अकेले में ही आनंद आता है। दे नीड देयर ओन पर्सनल स्पेस। उन्हें अपने लिए अपनी जगह चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते। इस तरह का स्वभाव होता है। तो हम पत्रिका में सबसे पहले तो यही देखते हैं कि जातिका या जातक का इस तरह का स्वभाव तो नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का कुंभ लगन है या मकर लगन है और लग्नेश अकेला बैठा है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है और हम पढ़ाते हैं कि शनि एक विरक्त ग्रह है, अकेला रहना पसंद करता है। उसके बाद अगर पत्रिका में वो बैठा भी अकेला है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि इसे किसी और की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में ही पूर्ण है। लग्नेश बहुत बली हो जाए तो भी इसी तरह के गुणधर्म देखे जाते हैं कि व्यक्ति को किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं और खुश रहते हैं। तो इस तरह देखें तो सबसे पहले तो ध्यान देना चाहिए कि हमारा लग्न क्या है, हमारे लगन का स्वामी किन ग्रहों के साथ है। वहीं अगर हम बात करें शुक्र के लग्नों की, बुध के लग्नों की, तो वहाँ पर यू नीड समवन इन योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत होती है। अकेले जीवन जीना इन लोगों के लिए आसान नहीं होता है। तो अगर ये जवानी में कई बार जोश जोश में ये मान भी ले और कह भी दे कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हमने देखा है लेटर पार्ट में वो उन्हें अपने इस निर्णय पर गिल्ट होता है या पछतावा होता है कि अगर मैं कर लेता तो अच्छा रहता। और देखिए, जो विदेशों से कुंडलियाँ आती है और अब तो खैर भारत में भी कॉमन हो गया है, पार्टनर होने के लिए विवाह ज़रूरी नहीं है कुछ क्षेत्रों में। तो वहाँ पर वो कहते हैं हमने विवाह तो नहीं किया लेकिन हमारे साथ हमारा पार्टनर रह रहा है। तो शुक्र और बुध के लग्नों में और द्विस्वभाव लग्नों में, यानी कि जिनका लगन मिथुन है, कन्या है, धनु है, मीन है, उनमें बेसिक ट्रेट रहता है कि दे नीड समवन इन देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत रहती है। तो एक तो ये बात। दूसरा, हमेशा क्या मेरे स्वभाव की वजह से ही मैं अकेली रहूँगी या रहूँगा?
कई बार किस्मत भी होती है कि मैं तो चाहता हूँ कि मेरे जीवन में खुशियाँ हों, मैं तो चाहता हूँ मेरे जीवन में पार्टनर हो और मेरा स्वभाव भी अच्छा है, उसके उपरांत भी मेरी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति टिकता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वो बाद में कमेंट करके ज़रूर बताना, जिन्होंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि यार हमारा नेचर अच्छा होने के बावजूद लोगों के साथ कनेक्ट करने में या लोगों के साथ लंबा चल पाने में मुश्किल आती है। अब इसी को तो भाग्य कहते हैं। अब इसको कुंडली में कैसे देखते हैं? देखिए, पहले पहले वाले केस की बात करते हैं कि एक विवाह खराब हुआ, लेकिन उसके बाद आगे के विवाह कब अच्छे नज़र आते हैं। एक विवाह खराब होने के लिए हम देखते हैं कुंडली में 7वां घर अगर अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, सप्तम भाव विवाह का होता है, अगर वो अफ्लिक्टेड है, उसका स्वामी दुस्थान में है, बुरे स्थान में है, और जिन राशियों में है वो राशि भी एग्रेसिव है या मेलेफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में, शनि राहु के प्रभाव में है, तो हमें दिखता है कि जो पार्टनर का स्वभाव होगा, आचरण होगा, वो थोड़ा तल्ख वाला होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा। इस वजह से ज़िंदगी में परेशानी आ सकती है। वहीं ये तो रहा पहले पार्टनर के लिए, क्योंकि सप्तम भाव रिप्रेजेंट योर लाइफ पार्टनर, आपका पहला जीवन साथी सप्तम भाव से देखा जाता है। पर इसके अलावा जो कुंडलियाँ देखी जाती है विवाह के लिए, वो है नवांश कुंडली, उपपद कुंडली। इन दोनों का विचार किया जाता है कि इनका विवाह, सेकंड विवाह या इनकी मैरिड लाइफ कैसी है। ध्यान से सुनिएगा, पहले जीवन साथी और वैवाहिक जीवन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जीवन, कई लोगों के जीवन साथी का स्वभाव बहुत अक्खड़ खराब होता है, लेकिन उसके बावजूद उनका वैवाहिक जीवन सही चल रहा होता है, क्योंकि आपस में तनाव नहीं होता, वो उसका जो स्वभाव है वो बाहर ही दिखा रहा होता है और लोगों पर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आचरण, पति का आचरण या पत्नी का आचरण एक बात है, और मेरा वैवाहिक जीवन, नो डाउट उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर उसके लिए और भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नवांश कुंडली। अब अगर किसी व्यक्ति का नवांश अफ्लिक्टेड है, नवांश में पीड़ा है, पीड़ित हो रहे हैं ग्रह, तो हम ज़रूर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम केवल आपके पहले विवाह तक सीमित नहीं रहेगी, आपके वैवाहिक जीवन पर इसकी अमिट छाप पड़ चुकी है। अमिट समझते हैं ना, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, तो वो छाप पड़ चुकी है। अब इसके साथ ही यू नीड टू कैरी ऑन, आपको आगे बढ़ना होगा, सोचना पड़ेगा और उसी के आधार पर निर्णय लेने पड़ेंगे। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो देखिए कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति, जन्म कुंडली का लग्नेश, जैसे अगर मेरी मान लीजिए लगन कुंडली सिंह लगन की है तो सूर्य, अगर नवांश में 2 पाप ग्रहों के साथ है तो ये अच्छा योग नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। ठीक है, एक बड़ा सीधा सरल सा नियम है कि मेरा लग्नेश जन्म कुंडली का नवांश में 2 पाप ग्रहों के साथ है तो ये मेरे वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं है। मेरा शुक्र, शुक्र सबकी कुंडली में विवाह का, रोमांस का कारक होता है। मेल हो या फीमेल हो, रोमांस दोनों की कुंडली में वीनस से देखा जाता है। अगर वीनस सिवियरली अफ्लिक्टेड है, उस पर भी 2 पाप ग्रहों का प्रभाव है, तीसरे की दृष्टि आ रही है, भाव अच्छा नहीं मिला, राशि अच्छी नहीं मिली, तो भी हम ये कहेंगे कि ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दूँ कि कन्या राशि में बैठे शुक्र को कमज़ोर नहीं मानिएगा। आई नो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि कन्या राशि जो शुक्र की होती है, वो वहाँ पर वो नीच हो जाता है शुक्र, राइट। लेकिन उसके बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि। शुक्र बुध मित्र है, बुध का स्वभाव क्रूर नहीं है। तो इस वजह से अरे तुम्हारा तो शुक्र नीच का हो गया तो तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, वो वैसा कहना गलत रहता है। शुक्र कन्या में ज़्यादा बेहतर परिणाम देता है बनिस्बत उन कुछ राशियों के जिन राशियों के स्वामी क्रूर ग्रह हैं, उसके शत्रु हैं, उनके साथ बैठने पर वो ज़्यादा पीड़ित होता है। यदि आप मुझसे पूछे कि कन्या और सिंह में किस में ज़्यादा परेशानी है, नवांश में अगर शुक्र बैठाना हो तो आप कहाँ बैठाएंगे, कन्या में या सिंह में? तो पहली चॉइस कन्या होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सौम्यता है, वहाँ पर मित्रता है। जबकि सिंह राशि में, सूर्य की राशि में वो इतना शुभ नहीं माना जाएगा। अग्नि तत्व राशि है, जल तत्व ग्रह, बहुत सारे कारण हैं। तो जब मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर वो पीड़ित हो तो केवल अरे नीच हो गया तो सर ने कहा था पीड़ित हो जाएगा तो इसीलिए लगा देना, वो नहीं करना है, उससे परिणाम नहीं आएंगे। तो अगर शुक्र अफ्लिक्टेड है, लग्नेश अफ्लिक्टेड है,
तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ लगन कुंडली में सप्तम का स्वामी, जो भी 7वें घर का राशि का स्वामी बना, भाव का स्वामी बना, वो अगर नवांश में अच्छे भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तो इसको आपको शुभ लेना चाहिए। और अगर वो भी इसी प्रकार की पीड़ा में है तो ये पीड़ा अगेन ये दिखा रही है कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है। पार्टनर कितने भी बदल लो पर ये परेशानी दूर नहीं होगी। अब इसका उल्टा पक्ष देखते हैं। इसी को उल्टी तरह से देखें तो यदि आपका लग्नेश नवांश में पीड़ित ना हो तो आप दूसरा विवाह कर लें। यदि आपका शुक्र नवांश में बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड नहीं है, आप दूसरा विवाह कर लें। आपका सप्तम अधिपति नवांश कुंडली में पीड़ित नहीं है तो भी आप दूसरा विवाह कर लें। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि लग्नेश आपका ऐसा होना चाहिए जिसको ग्रहों का साथ पसंद हो, मतलब उसके साथ बैठने पर ग्रह अच्छी स्थिति में माने जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि गुरु बिना शिष्य के व्यर्थ है। तो जो जिनका भी गुरु का लग्न होता है, दे वांट समवन इन देयर लाइफ जिनसे वो डिस्कस कर सके कि यार आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सीखा, चाहे वो गुरु शिष्य की तरह ही हो, लेकिन इस तरह का व्यवहार उनका होता है। इसी तरह बुध वाले लगन वाले, शुक्र के लगन वाले, मंगल के लगन वाले, इनमें तो ये क्वालिटी देखते हैं। जहाँ पर सिंह लग्न आ जाता है, वंचर राशि, अकेला, क्या कहते हैं, जंगल में दो शेर नहीं हो सकते, जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये सिंह लग्न हुआ या शनि के लग्न हुए, वो भी ये दिखाते हैं कि आपको पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तालमेल बनाने की आदत नहीं है या वहाँ पर आपको परेशानियाँ आती हैं। ये मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैंने कहा वो क्लियर हो गया होगा। इसमें एक दो बातें और इम्पॉर्टेंट जोड़ते हैं। चौथा भाव, 8वां भाव, 7वां भाव और लगन, नवांश कुंडली का चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव और लगन, इनमें से कहीं पर भी दो पाप ग्रहों का प्रभाव है तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय नहीं है। ठीक है। अब ये पाप ग्रह कौन हो सकते हैं? हो सकता है लगन कुंडली के लग्नेश हो, लग्नेश सप्तमेश हो। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी कुंडली जन्म कुंडली मान लीजिए सिंह लगन की है तो मेरा लगन का मालिक सूर्य बनेगा, मेरे 7वें घर का स्वामी शनि बनेगा। अब अगर ये दोनों इकट्ठे होकर नवांश में कहीं बैठ जाएं तो लग्नेश सप्तमेश का साथ बैठना तो शुभ होना चाहिए, राइट। लेकिन दोनों क्रूर ग्रह हैं। अगर ये चौथे, 7वें, 8वें या लगन में बैठ जाएं नवांश कुंडली के तो भी ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें देते हैं, लेकिन ये दिक्कतें चलती रहती है विवाह के साथ साथ। मेरी बात समझ रहे हैं? वैवाहिक जीवन खराब होना अलग बात है, संबंध विच्छेद हो जाना अलग बात है। खराब वैवाहिक जीवन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में जी रहे होते हैं और पत्रिकाएं आती है तो पता लगता है कि व्यक्ति या पति या पत्नी कितने व्यथित हैं, पर फिर भी वो साथ में है। तो यहाँ पर व्यथा ज़रूर नज़र आती है पर अलगाव नज़र नहीं आता है। इसको आप देख सकते हैं। इसमें दशा का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, उपपद कुंडली का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3-4 बेसिक नियम दिए हैं, उन नियमों पर ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी पत्रिका में अगर जिन पुरुषों का और महिलाओं का संबंध विच्छेद हो चुके हैं तो यहाँ इस वीडियो से उन्हें क्या सीखने को मिला कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं एक बात दोबारा दोहरा देता हूँ, आपका मूल स्वभाव जो आपके लगन से, लग्नेश से देखना है। इसके बाद आपके नवांश कुंडली में जाना है और वहाँ पर देखना है कि आपका लग्नेश पीड़ित तो नहीं हो रहा जन्म कुंडली का, आपका सप्तमेश पीड़ित तो नहीं हो रहा जन्म कुंडली का। बार बार जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा ये। और उसके अलावा मैंने कहा शुक्र पीड़ित तो नहीं हो रहा लगन कुंडली का। कोई ऐसा पापी ग्रह तो नहीं है जो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में तुला राशि में बैठा हो। समझना, कई बार क्या होता है, मंगल मान लीजिए तुला राशि में 1 डिग्री का है, वो नवांश में भी तुला में ही चला जाएगा तो व्यक्ति खुश हो रहा था, साहब मेरा मंगल वर्गोत्तम है। अब भी कहते हैं हाँ भाई वर्गोत्तम तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काल पुरुष की 7वीं राशि जिससे प्रेम, संबंध, विवाह, साथी, जोड़ीदार देखा जाता है, दोनों जगह वहाँ मंगल आ गए तो आपका जीवन साथी कैसा होगा आप खुद समझ सकते हैं। इसी प्रकार शनि वर्गोत्तम हो जाए तुला में, उच्च वर्गोत्तम, हम यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं,
मतलब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि क्लाइंट आके बोला सर अब मेरा तो शनि उच्च का है, शनि वर्गोत्तम है, आपको क्या लगता है? तो हम ये कहते हैं बहुत अच्छी बात है। शनि जिन भावों का अधिपति है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन विवाह के लिए तो महाराज ये बहुत अच्छा है नहीं, क्योंकि काल पुरुष की 7वीं राशि पर शनि ने अपनी अमिट छाप छोड़ दी है, तो अब तो उसके साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगले बार मिलेंगे और इसको कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं, उपपद कुंडली पर भी चर्चा करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इस प्रकार के ज्वलंत विषय पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। यदि पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो। और यहाँ पर और भी ज्योतिष के कई सारे वीडियोज़ हैं जो कि ज्योतिष के जो छात्र हैं उनको काफ़ी मदद करती है विषय को समझने में। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ या किसी और नए विषय के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।